चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किस में होगा? तो सबसे पहले कौन कौन है भाई? तो बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। चूँकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब भी पीरियड में पता करना हो तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही हमेशा अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करनी है। तो बेरिलियम का 4 होता है तो 1:2s2, बट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये 2s1 हो जाएगा, ये 2s2 हो जाएगा, ये 3s1 हो जाएगा और ये 3s2 हो जाएगा। पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो 2s1 से ज़्यादा 2s2 वाले का होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ज़्यादा होगा। हाँ, 2s2 और 2p1 की बात होती तो फिर 2s2 का ज़्यादा होता, पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। बोरोन और एल्युमिनियम में अगर हम बात करें, बोरोन और एल्युमिनियम में तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, यानी कि बोरोन का ज़्यादा होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम में यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो अब ये जो ऑर्डर हमने बनाया है यहाँ पर देखिए, है ना, जिस एटम में 2 ग्रेटर का साइन होना, ग्रेटर 2 बार मुंह खुले, वो मैक्सिमम हो जाता है। और जिधर 2 पूंछ लग जाए, 2 पूंछ लग जाए, ठीक है ना, मिनिमम बन जाए, वो मिनिमम हो जाता है। इस तरह से चलता है। क्लियर है? चलिए, तो बताइए, अपने से पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसको बोलोगे? बोरोन को बोलोगे। तो बोरोन का हो गया यहाँ पर मैक्सिमम, तो 107 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 में। कहता है लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 5th आयोनाइजेशन एनर्जी। कहता है 4th और 5th में लार्ज एनर्जी में लार्ज डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डिफाइंड हो जाता है। और जैसे ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड हुआ, बोले तो Na+ बनाती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अब अगर आप Na+ से Na+2 डिफाइन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना चुका था। अब फिर आप यहाँ पर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट और सेकेंड यानी कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होने वाला है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बोले तो Na+2 बनने से पहले Na+1 ही इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला रह गया होगा। और Na+ बनने का मतलब क्या हुआ? Na+ स्टेबल ऑक्सीडेशन है ना, Na+ इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, +1 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप फर्स्ट ए का है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यदि किसी एटम के का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा और बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम में Mg+ बनाइए तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 डिफाइंड हो गया। फिर Mg+ से Mg+2 जब बना होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 डिफाइंड होगा। और Mg+2 से Mg+3 जब आप बनाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 डिफाइंड होगा। और चूँकि Mg+2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला स्पेसीज बन चुका है, यहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करने के बाद जो यहाँ पर
ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है। ये अगर स्टेबल है तो इसके बाद अब आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकेंड और थर्ड में के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका सेकेंड मतलब +2 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। बस अब ले आइए इसको यहाँ पर इन जनरल कीजिए। फोर्थ, आयनाइजेशन एनर्जी 4 और आयनाइजेशन एनर्जी 5 में बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब जिस समय ये A+4 से A+5 बना होगा, समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यही इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला स्पीशीज है, आयन है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इसका मतलब यह हो गया कि उसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल H एंथैल्पी के बारे में बोला है इज इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कैल्शियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को पहचानना है कि किस में डिफाइन सही से किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम के बारे में बोला है। कैल्शियम, सबसे पहली बात तो कैल्शियम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसियस स्टेट में ही डिफाइंड होती है। क्लियर है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब बॉन्डेड भी नहीं होना चाहिए, मतलब F2 नहीं होना चाहिए, F ही होना चाहिए, वो भी गैसियस फॉर्म में। आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ठीक है ना। तो कैल्शियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर कैल्शियम गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और कैल्शियम को हमें Ca+ में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर जो डिफाइंड होगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ढूंढिए कहाँ पर है। यहाँ तो Ca+ से Ca+2, ये तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, तो गलत हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखिए यहाँ पर सही है, यहाँ पर सॉलिड से किया है, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पर भी डायरेक्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया है। यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का सम है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड से किया है, यानी कि सॉलिड से सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा गैस में बदलने के लिए, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो अपने से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, देखिए कोई भी एटम है गैसियस फॉर्म में होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं भी लिख रहा हूँ तो आपको मान के चलना है। जब कोई आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड होता है, यानी कि A+ में कन्वर्ट हुआ होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो गया होगा। तो अगर मैं इस A के बारे में बोलूँ, इस A के बारे में बोलूँ, तो A से A+ बना है, ठीक है ना। A से A+A बना है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A, ये पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा। अब आप सोचिए कि A से A+ बनाने में आपको यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ा होगा, एनर्जी देनी पड़ी होगी। अब आप राइट टू लेफ्ट सोचिए, जब किसी गैसियस एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तब एनर्जी रिलीज होगी, तब एनर्जी रिलीज होगी ना, ठीक है ना। तो किसी भी एटम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, बोले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, और उसी कैटायन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो दोनों एनर्जी इक्वल होती है। बोले तो A का आयनाइजेशन एनर्जी और A+ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल होता है। भाई इधर से इधर जाओगे
तो A+ बनाना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो A का तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा, और A+ में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो ऐसा बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बोलते हैं। और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे Cl- ले लिया और यहाँ से Cl और फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो। तो देखिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हो तभी तो Cl बना है ना। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl- इक्वल टू क्या होगा बताइए? इधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना पड़ेगा, और जब राइट टू लेफ्ट आप आओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी Cl- का बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इक्वल होता है। ये तो अभी पूछा नहीं था, मैंने इन जनरल आपको समझा दिया, ठीक है ना। जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगा, और जिधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो उधर से आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, इसके बारे में पूछा किसके इक्वल होगा? तो एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कैटायन बनेगा, यानी कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एफिनिटी बात एक ही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।